हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। एंड हम अपना जो है चैप्टर सेकंड सिविक्स का जो है सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम है संघवाद। तो चलिए बच्चों, आज नए टॉपिक के साथ हम अपना जो है नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस की मोनोपोली के समय, यानी कि वो समय जब कांग्रेस का अकेला जो है जो शासन ज़्यादा मजबूत था, यानी कि एकाधिकार। यानी जब कांग्रेस पार्टी थी, आपको पता है आज़ादी के समय हमारे देश में जो है उस समय तक एक ही पार्टी का निर्माण हुआ था और वो थी कांग्रेस पार्टी, और जो है उसकी जो प्रभुसत्ता बहुत अधिक थी। तो देखिए, आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक भारत के अधिकांश हिस्सों में केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि देखिए दूसरी पार्टी थी नहीं कोई। तो यह कांग्रेस की मोनोपोल जो है पॉली का दौर था, यानी कि ये केवल जो है कांग्रेस पार्टी के एकाधिकार का समय था। उस दौरान में जो है ऐसा अक्सर होता था कि जब केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उनकी अवहेलना की जाती थी, यानी कि केंद्र सरकार के जो है अधीन पूरे देश का जो है पूरे देश का शासन होता था, और छोटी से छोटी बात पर जो है वो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। तो देखिए, ये थी जो कांग्रेस की मोनोपोली पॉली। तो उस समय क्या होता था कि कांग्रेस का आधिपत्य एकाधिकार था, और जो है किसी भी छोटी से छोटी घटना पर क्या होता था, किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गठबंधन सरकार के दौर की स्थिति, यानी कि एक समय ऐसा भी आया जब जो कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हुआ, यानी कि 1989 के दौर में जो है कांग्रेस की मोनोपोली का जो दौर था वो समाप्त हो गया था। इसके बाद जो केंद्र में गठबंधन की जो सरकार है उसका दौर शुरू हुआ। इससे जो है राज्य की स्वायत्ता, यानी कि राज्य की जो स्वतंत्रता है, राज्य सरकार के जो अधिकारों में जो है जो स्वतंत्रता आई, और जो है अधिक सम्मान उसको मिलने लगा, और सत्ता में जो साझेदारी है वो भी बढ़ने लगी। इससे जो है भारत में संघीय शासन व्यवस्था को बल मिला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में भाषी विविधता। आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है। इसमें जो है भाषीय विविधता भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं जो हैं वो बोली जाती थी। इन भाषाओं को जो है कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया था। उदाहरण के लिए जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाएं थी। भाषाओं को जो है हिंदी के जो है समूह में रखा गया था। विभिन्न जो भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी जो भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं, इनमें से जो है हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को जो है वो 8वें अनुच्छेद के अनुसार जो है अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है, और अन्य जो भाषाओं को अनुसूचित भाषा, देखिए अन्य भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषा कहा गया है। इस तरह से जो है भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे जो है विविध देश है, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और आपको पता है हमारे जो संविधान के अनुसार जो है 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनके अनुसार जो है संविधान के अनुसार हमें उन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए, भारत एक विशाल देश है, आप सभी को पता है, जहाँ पर दो स्तर वाली जो सरकार है वो दो स्तर वाली जो सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल है। तो भारत के जो कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बहुत बड़े बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश तो रूस से भी जो है बड़ा राज्य है हमारा। तो इस तरह से जो है इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जो है बोली, खान पान और सांस्कृतिक विविधता हम देखने को हमें मिलती है। तो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कई स्थानीय जो मुद्दे हैं ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर की जो है सरकार ही के द्वारा किया जा सकता है। तो स्थानीय स्तर के मामले में जो है सरकारी तंत्र में लोगों की जो सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो देखिए,
इसलिए जो है भारत में जो सरकार है, इसमें तीसरे स्तर की जो सरकार का बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है, यानी बहुत विशाल देश है। और इसमें जो है अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें और अगर हम जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो ये जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े जो है क्षेत्र हैं इसके, यानी कि हमारे जो पश्चिमी देश हैं या जो और अन्य जो देश हैं, कई ऐसे ऐसे देश हैं जो जिनसे हमारे जो हमारा देश के जो अलग अलग जो राज्य हैं वो बहुत बड़े जो हैं बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं। तो आपको मैंने अभी रूस का उदाहरण दिया था। तो देखिए इतने बड़े विशाल देश के अंदर जो कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ देश है, तो इनमें जो है 2 स्तर की जो सरकारें हैं वो कैसे कामकाज से पूरे देश को संभाल सकती हैं। तो इसलिए जो है 3 स्तरीय सरकारों का निर्माण किया गया है। एक केंद्र स्तर की सरकार, दूसरी है राज्य स्तर की सरकार और तीसरी है स्थानीय स्तर की जो सरकार है। तो केंद्र स्तर की जो सरकार है वो जो है पूरे देश की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर है, वो पूरे केंद्र का जो है वो नेतृत्व करती है। और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं उनके ऊपर जो है पूरे राज्य के विकास का जिम्मा होता है। और स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं जैसे गांव है, ये नगर पालिका है, जैसे किसी शहर की जो जिम्मेदारी है नगर पालिका के ऊपर, किसी गांव की जो जिम्मेदारी है वो जो है पंचायतों के ऊपर होती है। तो ये स्थानीय जो है सरकारों में सरकार के अधीन आती है या स्थानीय जो है निकायों के अंतर्गत आती है। तो इसके बाद देखिए 1922 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो संविधान में संशोधन किया गया, यानी कि कुछ बदलाव किए गए ताकि लोकतंत्र में तीसरे स्तर की सरकार, जो तीसरे स्तर के जो सरकार है उसको अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। जो स्थानीय स्वशासी निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए तीसरे स्तर की सरकार है, जैसे आपको पता है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं तो उनमें जो है किस तरह से जो है उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, ये जो है संविधान में संशोधन के बाद तय की गई है। इस वजह से जो है ये तीसरे स्तर की सरकार के अंतर्गत आती हैं। और आपको पता है कि तीसरे स्तर की जो सरकार निर्धारित की गई है, तो अब क्या हो गया है कि अब जो ये स्थानीय निकाय हैं यानी तीसरे स्तर की सरकार है जो इनके भी नियमित चुनाव किए जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके गांव में जो है पंचायती चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो हैं ये तीसरे स्तर की सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए कि इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों को और जो है पदाधिकारियों की जो सीट होती है वो रिज़र्व होती है। आप देखते भी होंगे कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियाँ हैं जो उनकी जो है सीट रिज़र्व होती है। कई बार जो है चुनाव में इन जो जातियों की भागीदारी अधिक मानी जाती है जिस तरह से। तो ये जो इनकी जो सदस्यता है या इनका जो पदाधिकार है वो रिज़र्व होता है, यानी कि इनको भी जो है बराबर मौका मिलता है कि चुनाव में ये भी जो है भागीदारी कर सकें। तो इसके बाद देखिए सभी सीटों का जो कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपको पता है महिलाओं को भी जो है सरकार ने जो है बहुत अधिकार दिए हुए हैं ताकि जो है महिलाओं का भी जो विकास समाज में हो सके। तो जो है महिलाओं को भी जो है चुनाव का अधिकार दिया गया है कि वो भी जो है चुनाव लड़ सकती हैं। और इसके बाद देखिए पंचायत और म्यूनिसिपल के जो चुनाव होते हैं उनको सुचारू रूप से करवाने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। यानी कि ये जो चुनाव आयोग होता है ये जो प्रत्येक 5 वर्ष में होने वाले जो चुनावों का पूरी व्यवस्था देखता है, किस समय जो है चुनाव होंगे और मतलब किन किन पार्टियों को जो मान्यता दी जाएगी, किन किन को जो है चुनाव लड़ने के जो है अधिकार दिए जाएंगे, ये सभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद देखिए पंचायती राज हमारा विषय है। देखिए राज्य सरकारों को अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होता है, यानी कि जो है इनको भी जो है कुछ धन आदि जो है देना पड़ता है ताकि इन निकायों में जो व्यवस्था सही प्रकार से हो सके। यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये जो है राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार होता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकायों को आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं।
हैं। आपको पता है कि पंचायतों में भी बहुत सारी ऐसी ग्रांट आती है जिससे जो है जो गाँवों का विकास हो सके। और ये जो है जो ग्रांट आती है ये गाँव के क्षेत्रफल के अनुसार या जनसंख्या के आधार पर आती है। इसके बाद देखिए हर गांव कुछ राज्यों में गांव का जो समूह है, यानी कि हर गांव में या जैसे जो बहुत सारे गांव हैं जो इनका समूह है, जो इनमें जो है एक ग्राम पंचायत होती है। यह जो ग्राम पंचायत है कई वार्डों में जो है बटी होती है, तो यह कई वार्ड सदस्यों का एक समूह होती है। यानी पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। आपको पता है जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो जो पूरा गांव होता है कई वार्डों में बटा होता है, जिसमें मतलब प्रत्येक वार्ड से जो है एक पंच जो है चयनित किया जाता है, और साथ में जो है गांव का मुखिया होता है वो सरपंच होता है। तो देखिए पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्कों द्वारा किया जाता है। यानी कि गांव के जो वयस्क व्यक्ति हैं, यानी 18 वर्ष से ऊपर के सभी जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी हैं, जो है पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। स्थानीय स्वशासी सरपंच जिला के स्तर तक होता है। इसके बाद देखिए पंचायत समिति। तो आपको पता है कि कुछ जो ग्राम पंचायतों को मिला करके, यानी कुछ गांवों की पंचायतों को मिला करके एक पंचायत समिति या जो है प्रखंड या मंडल बनता है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया होगा पंचायत समिति किसे कहते हैं। यानी कि कुछ गाँवों की जो पंचायत है वो मिल करके पंचायत समिति बनाती है। इस मंडली के जो सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए जिला परिषद। तो एक ज़िले की जो सारी पंचायत समितियां हैं वो मिल करके जिला परिषद का निर्माण करती है। यानी कि जो एक ज़िले के अंदर जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं, यानी कि सरपंचों, प्रत्येक गांव के जो सरपंचों को मिला करके जो पंचायत समिति बनती है, तो बहुत सारी जो पंचायत समितियां हैं वो मिल करके जो है जिला परिषद का निर्माण करती हैं। जिला परिषद के अधिकतर जो सदस्य हैं जो वो चुन करके आते हैं। उस ज़िले के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जिला स्तर के जो अन्य निकायों के जो कुछ अधिकारी होते हैं वो भी जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं। और देखिए जिला जो परिषद है, जिला परिषद का राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके बाद हमारा जो ये अंतिम विषय है ये है नगर पालिका। तो देखिए इस तरह से जो शहर क्षेत्र में भी जो स्थानीय स्वशासी निकाय होते हैं, यानी कि शहरों में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो शहरों में नगर पालिका का गठन होता है इससे। तो बड़े बड़े शहरों में जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन होता है, और इनके जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चयनित होते हैं। फिर ये जो सदस्य हैं अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसे जो है मेयर कहा जाता है। तो आपको पता लग गया है ये सारी जो स्थानीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की जो व्यवस्था है और किस प्रकार से जो है इसका चयन किया जाता है और चुनाव कैसे होता है इसका, ये आप इन सभी जो है पॉइंट्स के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।